हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका बिहार की इस बिहार स्पेशल सीरीज में। हम शुरू करते हैं अपना जैन धर्म से आज करना था, तो हम शुरू करते हैं। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। दूसरा, महावीर के जन्म स्थल स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में है? तो वैशाली जिले में है। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध था किससे? सिद्धार्थ का संबंध जो एक सेकेंड दोस्तों, सिद्धार्थ का संबंध था वज्जी संघ से। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ का संबंध किससे था? वज्जी संघ से था। महावीर स्वामी की माता त्रिशला जो है विदेह दत्ता राजकुमारी थी। लिच्छवी की राजकुमारी थी वो। महावीर स्वामी ने अपना अंतिम उद्देश्य दिया था। कहाँ दिया था? तो पावापुरी में दिया था इन्होंने अपना अंतिम उद्देश्य। महावीर की मृत्यु हुई थी। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट देखेंगे हम। पहली जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूल भद्र ने प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता की थी, जो पाटलिपुत्र में हुआ था। पहली जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसमें कार्य हुए थे। तो कौन से कार्य हुए थे? जैन धर्म के महत्वपूर्ण 12 अंगों का प्रणयन किया गया एवं जैन धर्म के 2 भागों श्वेतांबर एवं दिगंबर में विभाजन हुआ था। जैन धर्म की पहली पहली संगीति में ही इसे 2 भागों में बाँट दिया गया था। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य की जन्मस्थली है चंपा। अब आते हैं बौद्ध धर्म पे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम गए थे। तो कहाँ गए थे वो? वैशाली के समीप अलार कलार के आश्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसका। गौतम बुद्ध को कहाँ कौंडी और 5 ब्राह्मण मिले थे? तो उरुवेला में, बोध गया में इन्हें कौंडी और 5 ब्राह्मण मिले थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए थे? तो वहां बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सूत और विनय पिटक में हुआ था। बौद्ध पहली बौद्ध संगीति का आयोजन लगभग 483 ईसा पूर्व में हुआ था। किसने करवाया था? आप लोग कमेंट करिएगा कि पहली जो बौद्ध संगीति होगी वो करवाया किसने था। छठा क्वेश्चन देखेंगे। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसमें किए गए कार्य किए गए कार्य क्या थे? तो बौद्ध धर्म 2 भागों में स्थाविर और महासंघिक के रूप में विभाजित हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। इसमें किए गए कार्य क्या थे? तो इसमें कुछ कठोर नियम बनाए गए तथा अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। तीसरे बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। आठवां क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में किस नगर से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है? तो वैशाली से भी रहा है, राजगीर से भी रहा है और बोध गया से भी रहा है। नौवां क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के विनाश के कारणों की भविष्यवाणी की थी। उनमें सम्मिलित थी आंतरिक कलह, अग्नि और बाढ़। बोध गया में महाबोध मंदिर बनाया गया, जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म कहाँ हुआ था?
तो नालंदा में हुआ था। प्रसिद्ध बौद्ध सारिपुत्र का जन्म नालंदा में हुआ था। अब दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है मगध साम्राज्य का उत्थान। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं कि बिहार से क्या-क्या पूछे जा सकते हैं। प्राचीन भारत में पहला क्वेश्चन है इसमें, प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है मगध को। मगध राज्य की आरंभिक राजधानी थी अ, गिरिवराज गिरिव्रज या फिर राजगीर राजगृह। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश था बृहद्रथ वंश। मगध जनपद का संस्थापक था बृहद्रथ तथा जरासंध। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था बिंबिसार। बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे? तो हर्यक वंश के थे। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ था बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? तो खेमा, चेलना और कौशल देवी, इन तीनों राजकुमारी के साथ उन्होंने विवाह किया था। 9वां क्वेश्चन है बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था? तो अंग राज्य जीता था ब्रह्मदत्त को पराजित कर बिंबिसार ने। हर्यक वंश का दूसरा शासक था अजातशत्रु। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी? तो अजातशत्रु ने की थी। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था अजातशत्रु था। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? तो आम्रपाली वैशाली की थी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मूसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? तो लिच्छवी के साथ युद्ध में किया था उसने। मगध प्रथम प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने की थी। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? उदयन ने बनाया था। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक, एक सेकेंड, नागदशक। नागदशक जो है ये हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई थी? तो शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित हुई थी हर्यक वंश के बाद। सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया और तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही? कालाशोक। कालाशोक ने। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? साबकमीर ने। साबकमीर ने द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। 25वां क्वेश्चन देखेंगे। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मानंद जो है ये इसका नंद वंश का संस्थापक था। 26वां क्वेश्चन देखेंगे अब। मगध के किस शासक को कली का अंश परशुराम अवतार क्षत्रियों का नाशक सर्वछत्रांक एकछत्र और एकराट कहा जाता है? तो महापद्मानंद को कहा जाता है ये। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो राजगृह गिरिव्रज में हुआ था।
प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया था? महापद्मनंद ने किया था। महापद्मनंद ने मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय किया था। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महान का समकालीन धनानंद था। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो उदयन ने पाटलिपुत्र को बसाया था। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटली ग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना था? तो वैशाली के वृज्जियों से। मौर्य साम्राज्य के क्वेश्चन देखेंगे अब। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की थी? तो चाणक्य की सहायता, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी 320 ईसा पूर्व में। यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था 315 ईसा पूर्व में। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था सेल्यूकस। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था तो सेल्यूकस। किस शासक के शासनकाल के समय मगध पर 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यूनानियों से। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन हम। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश ने शासन किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज के वृत्तांत में मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना था बिंदुसार। किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स रहता था? तो बिंदुसार के दरबार में रहता था। पिंगल वत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है शिलालेख 13 में। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगली पुत्र तिस ने की थी। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो 251 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो अशोक ने। किस युद्ध में हुए भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति की घोषणा की थी? तो कलिंग युद्ध में। अशोक का धम्म था नैतिक आचार संहिता। मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो पाटलिपुत्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो बोध गया की यात्रा की थी। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष में की थी? तो 10वें वर्ष में की थी। अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुई है? चंपारण से प्राप्त हुए हैं। बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं हैं। रुम्मनदेई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है जिसमें से एक एक प्राची या प्राची प्रांत की राजधानी थी। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो ये लकड़ी का बना था। चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद स्थित था। कहाँ स्थित था? कुम्हरार पटना में। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में कहा है कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न एक बेतना कर सकते हैं? एरियन ने कहा है ऐसा। चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद के बारे में किसने कहा है कि यह प्रासाद मानव कृति नहीं है वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो फाहियान ने कहा है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस शासक ने गंगा के निकट बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। ये 4 गुफाएं गुफाएं थी। सुदामा, विश्व झोपड़ी, चौपाड़ तथा कर्ण। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में इस प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण करवाया था दशरथ ने। दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण करवाया था जिसमें गोपी गुफा भी सम्मिलित थी। मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुई है दीदारगंज, पटना में। बिहार के किस स्थान से मौर्य काल में बने जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो लोहानीपुर, पटना से। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण तथा सुंदरता का वर्णन किया गया है। मेगास्थनीज ने किया है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने डियानीसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? डियानीसियस बिंदुसार के समय पाटलिपुत्र आए थे। किस विद्वान ने के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पालीब्रोथस उप उपनाम धारण किया था? स्ट्रैबो के अनुसार। यूनानी दूत डिमाल्किस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तब बिंदुसार के। डियानीसियस और डिमाल्किस जो है वो बिंदुसार के दरबार में आए थे। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है तो भाब्रू स्तंभ है जिसमें मगध अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? आजीविकों ने। अशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। मौर्यकालीन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? तो यह मेगास्थनीज का है। मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह केंद्रीकृत था, करों का बोझ अधिक था और प्रशासन तंत्र कठोर था। तो इसमें आंसर होगा इसका उपयुक्त सभी।
अशोक के संबंध में कौन-सा कथन सही है? उसने धर्म विजय की नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए, उसने प्रजा हित और कल्याण के उपाय किए। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। देवनाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया? तो अशोक ने किया था। धम्म महामात के कार्य क्या थे? तो इनका कार्य था धम्म नीति का क्रियान्वयन करना, लोगों के बीच दान वितरण करना और जन कल्याण के उपाय। उपयुक्त सभी। मौर्यकालीन प्रशासन में राजुक के कार्य थे। राजुक का कार्य था न्यायिक, ग्रामीण प्रशासन और राजस्व का विभाग। उपयुक्त सभी था। मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? तो कौटिल्य, पाणिनि, उपावर्स इन तीनों का नाम आता है। मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण हैं। कौन-कौन से? पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद के अवशेष और दूसरा है दीदारगंज के यक्षी और तीसरा है बराबर की गुफाएं। मतलब ऑप्शन बी। अशोक की धम्म नीति की जानकारी मिलती है तो द्वितीय शिलालेख से, सातवें शिलालेख से और द्वादश शिलालेख से, यानी इन तीनों शिलालेख से। तो ऑप्शन डी होगा। अशोक के किस अभिलेख में दान और धम्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो नवम शिलालेख में किया गया है स्पष्ट। मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो आर्थिक संकट शामिल नहीं है।